तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है आईबीपीएस मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बार जो हमारा मेंस था 2023 में जो मेंस हुआ है, अभी जो लिख के आए हैं आप, उसमें भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से था। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2 पेज में कवर हो जाता है और एक या दो क्वेश्चन इससे हमारे बन जाते हैं। तो ये छोटा होने के साथ साथ एक बहुत ही फायदेमंद टॉपिक ही है। मतलब आपको कम पढ़ना पड़ता है, आउटकम इससे ज़्यादा निकलता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये पीडीएफ इस वीडियो के साथ, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर दैट हैज़ बीन इशूड बाय आरबीआई। ओके, तो इससे पहले कि हम शुरू करें इसको, हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती क्या है। देखिए बच्चों, हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर निवेश करना या तो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है, या तो उस निवेश से रिटर्न आना, जो कहीं आपने पैसा लगाया उससे आपको कोई फ़ायदा हो, वो फ़ायदे आने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई गवर्नमेंट अगर हाईवे बनाती है या फ्लाईओवर बनाती है, ओके, इससे लोगों को सुविधा तो बहुत होती है, लेकिन उस फ्लाईओवर के बनने के कारण जो हमारे देश की इकोनॉमी में वो फ्लाईओवर मदद करेगा, ओके, वो चीज़ बहुत देर के बाद आती है, लेकिन पैसा तो आज ही लग गया। ठीक है, तो ये इसमें जो है क्विक रिटर्न नहीं होता है। साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें पैसा लगाने से बहुत ही कम रिटर्न होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर में तो कभी कभी लॉस भी हो जाता है ना। तो ऐसे सेक्टर्स को जो है बैंक लोन देने से हिचकिचाती है। ओके, क्योंकि बैंक एक कंपनी है, उनको अपना फ़ायदा देखना होता है। लोन अगर बैंक ने दिया तो उस पर उनको ब्याज के साथ वो पैसा वापस भी चाहिए, क्योंकि उनको जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में उनको भी ब्याज देना है, प्लस उनको अपना प्रॉफिट भी कमाना है उससे। तो इस चक्कर में बैंक जो है थोड़ा हेजिटेट करते हैं ऐसे सेक्टर्स में लोन देने के लिए। वो कौन कौन से सेक्टर हैं प्रायोरिटी सेक्टर? जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए। ये क्या होते हैं? ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें कि कम लोग काम काम करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट होती है ना। एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो क्रेडिट है। एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ये सब जो है आरबीआई ने बताया है कि ये सब प्रायोरिटी सेक्टर हैं और इनके ऊपर लोन देना चाहिए। प्लस अदर्स हो गए, अदर्स यानी कि इसके अलावा भी जो है अगर आरबीआई चाहे तो क्लासिफाई कर सकती है उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स में। तो ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन पे या तो रिटर्न देर से आता है या रिटर्न होता ही नहीं है। ओके, बट इसके बावजूद ये सेक्टर हमारे देश के आम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, उनकी तरक्की के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ इन लॉन्गर टर्म देश की तरक्की के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईस हो गए, जो हमारे जो कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होंगे, तो क्या होगा, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को अगर बढ़ावा मिलेगा, बैंक लोन देना चालू करेगी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास लोग अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रीज़ करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और अल्टीमेटली देश को ही फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गए फ़ायदे। और बैंक जो है इनको लोन देने से हिचकिचाती है, क्योंकि बैंक को भी अपना फ़ायदा देखना होता है। ओके, तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो गाइडलाइंस है, इसीलिए आरबीआई लेके आई थी। थोड़ा देखते हैं, पीछे चलते हैं कि इंडिया के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर कब आया था। देखिए, इंडिया के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर की जो बात हुई थी सबसे पहले 1966 में की गई थी। ओके, उस टाइम पे इसको इस नाम से नहीं जाना जाता था। उस टाइम पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नाम से इसको नहीं जाना जाता था। ओके, मुरारजी देसाई थे उस टाइम पे गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी थी, बट मुरारजी देसाई वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर। ओके, कि जो किसानों और एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट भी थे। वो आगे चल के जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, इंडिया के 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर बने थे इनफैक्ट।
1967 में ही बने थे। तो 1966 में जो था, मुरारजी देसाई का ही ये ब्रेन चाइल्ड था कि बैंकों को हम रेगुलेट करें या उनको बोलें कि आप जो है एग्रीकल्चर या छोटी इंडस्ट्रीज़ को लोन दें। ओके, इन उनको एक गाइडलाइन के थ्रू ये बोला जाए, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाए। ओके, तो इसके बाद जो है उनके उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर कुछ गाइडलाइंस निकाले थे जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए अनिवार्य कर दिए गए थे, नेसेसरी कर दिए गए थे कि आपको इतना इतना परसेंट आपको एग्रीकल्चर में देना है, इतना परसेंट आपको एमएसएमई में लोन देना है। ओके, बट एक्चुअली में ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नाम उस टाइम पे नहीं था। ओके, अब ये ज़रूरत 1966 में क्यों पड़ी? ओके, एग्रीकल्चर को लोन देने की, तो आप देखिए 1966 ईयर को देखिए। 1966 जो है ये वही डेकेड है जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ओके, इसी टाइम पे नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में डॉर्फ राइस फिर डॉर्फ वीट जो है वो डेवलप हुए थे, और इंडिया में सीड्स इंपोर्ट हो रहे थे, सीड्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। फार्मर्स वो जो डॉर्फ वैरायटी ज़्यादा ईल्ड देने वाले थे, है ना, और देश में जो है फूड का शॉर्टेज जो चल रहा था उस टाइम पे। आपको याद होगा 1966 से और पहले जाइए, 1960 ही पूरा उथल पुथल वाला रहा था। 1960 का जो दशक था उस टाइम पे दो दो युद्ध हुए थे, एक इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, फिर इंडिया चाइना वॉर हुआ था, है ना। तो इस चक्कर में भारत की इकॉनमी भी डाउन हो गई थी और फूड क्राइसिस भी इंडिया में काफ़ी हो गया था। कहीं भी वॉर होता है तो फूड क्राइसिस आता ही आता है। अभी देखिए आप, रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, पूरा दुनिया में वीट का क्राइसिस हो गया था। तो इसलिए इंडिया का जो है इस साल वीट का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ओके, क्योंकि जो लोग वहाँ से इंपोर्ट करते थे, जो देश यूक्रेन और रसिया से इंपोर्ट करते थे वीट, तो अब यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, वहाँ पे तो अब खेती हो नहीं पा रही है। तो यही हाल था इंडिया में भी। 1960 में दो दो लड़ाइयाँ हुई थी और वहाँ पे पूरा जो है फूड का इकोसिस्टम जो था इंडिया का, वो एक तरह से चरमरा गया था। तो इस चक्कर में, लेकिन अच्छी बात यही हुई कि उस टाइम पे ड्वार्फ वेराइटीज़ भी आ गई थी। ड्वार्फ वेराइटी का मतलब ज़्यादा ईल्ड। ओके, लेकिन ये जो वेराइटीज़ डेवलप हुई थी और जिनका सीड मल्टीप्लिकेशन हो रहा था इंडिया में, उनकी ज़रूरत क्या थी? फर्टिलाइज़र। उनको फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए था और इंडिया में फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन नाम मात्र ही था। तो क्या था, इंडिया को फर्टिलाइज़र बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीड बाहर से आ रही हैं और सीड्स भी बाहर से ला करके मल्टीप्लाई करके फार्मर्स को, ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें फार्मर्स को पहुंचानी पड़ेंगी। ओके, अब फार्मर्स तक जाने, फार्मर अब इन चीज़ों को खरीदने के लिए फार्मर के पास पैसा होना चाहिए। पैसा तो था नहीं, प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन था युद्ध के कारण और डिमांड भी कम थी, है ना। तो क्या हुआ, इसी कमी को दूर करने के लिए ये 1966 में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ये तो थी एक, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। इसके अलावा इकोनॉमी भी हमारी बहुत ही कम, जो जो कमज़ोर लोग थे, वो युद्ध हो रहा था, फूड सिक्योरिटी की कमी थी। ऐसी जब कंडीशन होती है ना, इस टाइम पे जो सबसे कमज़ोर तबका होता है, सबसे पहले हिट ये कंडीशंस उन्हीं को करती हैं। तो उनको भी थोड़ा सहारा देने के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए, ओके, इसके लिए जो है कुछ पैसा लोगों के हाथ में जाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मुरारजी देसाई ने बोला कि हम लोग बैंकों को बोलते हैं कि आप कंपलसरी जो है अपना जितना भी लोन आप देते हैं उसका कुछ परसेंट आप इन लोगों के लिए रखिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन चीज़ों के लिए आप रखिए। ओके, तो यहाँ से शुरू हुई थी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की। जो सबसे पहली बार जब प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की जो जिक्र हुआ था इसका 1972 में हुआ था, जब आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। ओके, और 1974 में जो है फर्स्ट टाइम जो है आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर गाइडलाइंस निकाली। ओके, और इसमें क्या था, इसमें इसमें आरबीआई ने क्या, इसमें क्या बोला था इस गाइडलाइंस में, 1/3, ऑलमोस्ट 1/3, यानी कि हमारा 33.3% 33.3% of the total loan of from the bank has to be diverted to
द प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब अगर बैंक अगर 100 रुपये लोन दे रहा है एक साल में, तो 100 में से 1/3 यानी कि 33.3% जो है उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर्स पे देना पड़ेगा। किन सेक्टर्स पे? इन्हीं सेक्टर्स पे। ये उस टाइम पे कुछ और होंगे, कुछ एडिशन हुआ होगा इनमें, है ना, लेकिन इसी नाम से जाने लगे। ओके, और जो 33.3% था उस टाइम पे, उसके कुछ ही टाइम के बाद इसको 40% कर दिया गया। ओके, कुछ ही टाइम के बाद इसको 40% कर दिया गया, और अभी तक जो है ये 40% ही है। ओके, तो ये तो थी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की हिस्ट्री पूरी। तो अभी का क्या गाइडलाइन है आरबीआई द्वारा, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में जो आपको अब इतना क्लियर होगा कि कुछ पोर्शन ऑफ जो है बैंकों को बैंक्स मस्ट मेक एडवांसेस टूवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर, और वो कितना होना चाहिए वो आरबीआई डिसाइड करे। अभी कितना कितना क्या है वो देखते हैं। देखिए, टोटल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स विच एवर इज हायर। कहने का मतलब है कि बैंक को अपने एएनबीसी और सीईओबीई का कुछ परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा। ओके, अब एएनबीसी क्या होता है? एएनबीसी को देखो बच्चों, इसको अगर पूरा समझने जाएंगे तो हमारा बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ओके, आपको 15 या 20 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो इसमें बस इतना समझिए कि एएनबीसी जो होता है, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट जो होता है एएनबीसी, ये क्या होता है? ये नेट लोन जो बैंक देता है वही फिगर है। अब देखिए, बैंक लोन देता भी है। ओके, जैसे हम लोगों को लोन देगा, कार लोन देगा, बिजनेस के लिए लोन देगा, वो लोन देता भी है और लोन लेता भी है। ओके, तो जो लोन दिया उसमें से माइनस कर दो जो लोन लिया, ठीक है, तो वो नेट बैंक क्रेडिट हो गया। ओके, मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका जो है कुछ परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ेगा। अब ये कितना परसेंटेज देना पड़ेगा ये भी आरबीआई ने बताया है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में। नेक्स्ट है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफसेट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये क्या होता है? अब सीईओबीई ये क्या होता है? ये भी, इसके बारे में भी जानना जरूरी नहीं है उतना, लेकिन बस हमको इनको जो है इनका जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है। तो सीईओबीई क्या होता है? देखिए, कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं, कोई कोई लोन्स ऐसे होते हैं या कोई कोई लाइबिलिटीज बैंक के ऊपर ऐसी होती हैं जो कि उनके खाते में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जो बैलेंस शीट यानी खाता जो होता है ना, किसी भी, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके खाते में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। जैसे मान लो, अभी इसको समझते हैं कि मान लो दो बैंक हैं, एक पीएनबी है और एक एसबीआई है। अब मान लो कि कोई आदमी पीएनबी के पास जाता है लोन लेने के लिए। ओके, बट पीएनबी के पास जो है उतना अभी पैसा नहीं है लोन देने के लिए। ओके, इस आदमी का लोन का अमाउंट ही इतना ज़्यादा है, मान लो इसने 200 करोड़ मांग लिए। ओके, अब पीएनबी के पास उतना पैसा है नहीं। अब देखिए, कोई भी बैंक जो है लोन कितना देगा ये भी डिसाइडेड होता है उसका। ओके, तो उसके पास कितना लिक्विडिटी है, कितना डिपॉजिट है, और कितना उसने सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा कर रखी है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कितना लोन देगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ए जो है ये पीएनबी के पास गया लोन लेने के लिए, बट लोन का पैसा पीएनबी के पास नहीं है। बट पीएनबी ने ये एसबीआई को जाकर के कम्युनिकेट किया कि आप जो है इस पर्टिकुलर ए को लोन दीजिए, अगर इसका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, ये पैसा नहीं जमा करता है, तो इसकी गारंटी हमारी है। ओके, हम इसका जो भी नुकसान होगा हम आपको देंगे, बदले में जो है
आप हमें अपने जो प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर बंदे को लोन देकर जो प्रॉफिट होगा आपको उसका कुछ हिस्सा हमें दीजिएगा। ओके, तो ये ऐसा बोल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो बैंक जो पीएनबी का जो बैलेंस शीट होगा उसमें ये चीज़ नहीं लिखी होगी कि जो बैंक ने गारंटी दी है एसबीआई को। ओके, लेकिन हाँ, पीएनबी ने जो गारंटी दी है एसबीआई को, इसका मतलब क्या हुआ, चांसेस है कि लोन खराब होगा तो घाटा पीएनबी का होगा, पीएनबी को पैसा देना पड़ेगा एसबीआई को। तो इसको भी एक तरीके से एक लोन ही माना जाएगा कि ये जो लोन इस ए को मिला है ये पीएनबी द्वारा गारंटेड है। तो ये 200 करोड़ का जो गारंटी पीएनबी ने एसबीआई को दी है, ये जो है उनके बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, खाते के बाहर जो है ऑफ बैलेंस शीट्स में दिखेगा। ओके, तो इसको भी जब CEOBE कैलकुलेट करते हैं तो इनको भी जो है इन्हीं ऐसी चीज़ों को ही, गारंटी हो गई, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है, इनको ही ऐड ऑन करके लिया जाता है CEOBE में। ओके, इसी तरह की चीज़ों को लिया जाता है। तो बैंक आरबीआई क्या कहता है, चाहे तो आप ANBC लीजिए या तो आप CEOBE लीजिए, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसका कुछ परसेंट आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमें क्या करना है, ANBC और इसका CEOBE, इनका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसका कुछ परसेंटेज लेगा। ओके, तो इतनी क्लियर होगी। अब देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी आती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ये हो गया एग्रीकल्चर, हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए। एक्सपोर्ट के लिए लोन देना भी एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर ही आता है। एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एंड अदर्स, जो भी बाकी जो आरबीआई फिक्स करे उसके लिए। अब ये टारगेट कितने कितने हैं ये देख लेते हैं बच्चों। पहला टारगेट जो है वो है किसके लिए डिसाइड किया गया, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक मतलब जो नॉर्मल बैंक है हमारे, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये जो हो गए जो देश के अंदर जो देश स्वदेशी बैंक है, जो देश में ही जिनका वो हुआ है, देश में ही संचालित होते हैं जो, और कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैं इंडिया में जो बाहर के बैंक हैं और इंडिया में उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली हैं। तो ऐसे बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं उनके लिए क्या टारगेट है, पहले टोटल टारगेट क्या है PSL का 40%, टोटल ANBC का 40%। ओके, मिनिमम इनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब ये वाले एग्रीकल्चर, MSME, क्रेडिट, ये सब को। तो ये हो गया। और ये तो टोटल हो गया। अब इसमें जो है एग्रीकल्चर के लिए कितना देना पड़ेगा, वो है 18% ऑफ द ANBC। इसमें इसका 18% नहीं, ओके, ये टोटल का 18%, टोटल ANBC का 18% देना पड़ेगा। ओके, तो आगे ये है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए कितना है, ये है 9.5% ऑफ टारगेट अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर का 18% निकाल के उसमें से 9.5% जो है हमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए रखना है। अभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, हमने याद कीजिए पहला वीडियो जो है हमारा जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर, जो पहला वीडियो है उसमें हमने देखा था कि जिन फार्मर्स के पास अप टू लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होता है उनको हम लोग मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, और 1 या उससे ज़्यादा और 2 से कम हेक्टेयर लैंड होता है उसको हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। ओके, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो है ये 9.5% ऑफ द टारगेट अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर देना है। मान लीजिए 100 करोड़ का मान लीजिए बैंक लोन करता है, उसमें से मतलब 100 करोड़ ANBC है बैंक का मान लीजिए, तो 100 करोड़ में से 18% एक तो एग्रीकल्चर में आ जाएगा हमारा, है ना, यानी 18 करोड़, है ना, 18 करोड़ मान लीजिए एग्रीकल्चर को लोन करना है। तो इस 18% का 9.5%
जो है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बोला गया है आरबीआई द्वारा। ओके, ये इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर में तो बैंक करेंगे, क्या पता वो रसूखदारों बड़े बड़े फार्मर्स को लोन कर दें, है ना, तो लेकिन स्मॉल फार्मर्स छूट जाए बीच में, तो इसके लिए यहाँ पे भी 9.5% टारगेट दिया गया था। लेकिन ये जो टारगेट है 9.5%, इसको बढ़ाना पड़ेगा 31 मार्च के बाद। अभी जो 31 मार्च में ये 10% हो जाएगा, 31 मार्च के बाद ये 10% रहेगा टारगेट। अभी 9.5% है। ये मैंने 9.5 इसलिए दिया है क्योंकि इस बीच में अगर आज से 31 मार्च के बीच में अगर आपका कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम पड़ जाता है तो उस टाइम पे 9.5 ही रहेगा। जो IBPS हमारा नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है 2024 में, उसके लिए ये आंसर 10% हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए 13.78% देना है। ओके, ये मिनिमम टारगेट है, बट नॉट लेस देन 3 ईयर एवरेज, मतलब 3 साल, इससे पिछले वाले 3 साल में बैंक ने जितना लोन इन नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को दिया था उसका एवरेज अगर 13.78% से ज़्यादा हो रहा है तो आपको उतना ही देना है, उससे कम नहीं करना है। ठीक है, अगर जिनका कम है 13.78% से, उसको 13.78% तक पहुंचाना है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब छोटे छोटे उद्यमियों के लिए 7.5% ऑफ द ANBC है। वीकर सेक्शंस के लिए 11.2%। वीकर सेक्शन मतलब जो हमारे दलित हो गए, जो आर्टिसंस हो गए, आर्टिक्राफ्ट वगैरह बनाने वाले, और जो भी गरीब लोग हो गए, हॉकर्स हो गए, ओके, उनके लिए। उन वीकर सेक्शंस में कौन कौन से आते हैं इसके लिए भी आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली हैं, बट अभी के लिए हमको केवल नंबर्स याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, नंबर्स भी कौन से 2 इंपॉर्टेंट है, ये पहले वाले 2 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चंस ज़्यादा। और अभी हाँ, पहले तो ये इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी क्या है, अभी अब जो एग्जाम देंगे इनके लिए ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कितना जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है 9.5% अभी होगा, लेकिन जब आप 2023 मार्च के बाद ये 10% टारगेट है। 10% ऑफ व्हाट? ओके, 10% ऑफ ANBC? नो, इट्स नॉट 10% ऑफ ANBC। ये है इट्स द 10% ऑफ द टारगेट अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका 10%। ओके, बाकी टोटल PSL तो 40% ऑफ ANBC है, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी 18% ऑफ ANBC है, माइक्रो एंटरप्राइजेस का 7.5% ऑफ ANBC है, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स का 13.78%। अब नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए भी अलग से क्यों देना पड़ा आरबीआई को? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि बैंक केवल कॉर्पोरेट फार्मर्स को ही दें, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनको लोन दें। ठीक है, जो फार्मिंग सेक्टर में बिजनेस एक्टिविटीज़ भी आती है ना, फूड प्रोसेसिंग वगैरह सब भी आता है, क्या पता ऐसे लोगों को ही लोन दे दे, और जो नॉर्मल फार्मर्स हैं जिनकी कोई कंपनी नहीं है उनको नहीं दे पाए, तो उनके लिए भी एक फिक्स किया हुआ है कि 13.878% ऑफ द ANBC आपको देना ही देना है। ओके, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नहीं, ओवरऑल। ठीक है, एजुकेशन के लिए भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस सेक्टर में कहीं पे भी अगर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को देना है तो दे सकते हैं। वीकर सेक्शन के लिए 11.2% रखा गया है। तो ये पूरा टारगेट किन के लिए है? ये हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एज वेल एज फॉरेन बैंक्स के लिए। ओके, अलग अलग तरह के बैंक हैं देश में, ये आपको पता है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से तरह के बैंक हैं। बैंकिंग हिस्ट्री और बैंकिंग एवोल्यूशन जो है उसका एक अलग टॉपिक होगा, वो अलग लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हमको केवल ये नंबर्स याद रखने हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सारे नहीं याद कर सकते हैं तो ये 3 जरूर याद करें। वैसे माइक्रो और वीकर वाला तो मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है उतना, बट ये 3 ऊपर वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनमें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल ये हो गया। ओके, अभी तक तो इन दोनों से ही पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ये 10% वाला याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने कमर्शियल बैंक का देख लिया। अब देखें आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए क्या टारगेट है। अब आरआरबी और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या अंतर होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में एक अलग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आरआरबी के लिए अलग टारगेट है। इनके लिए PSL जो है 75%। जैसे कि नाम से ही रीजनल रूरल बैंक, ये रूरल एरिया में खोला गया है। इसका टारगेट ही है कि
रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दे, गरीबों की मदद करे, तो ओके, पैसा दे के उनको उनको जो है लोन दे करके मोटिवेट करे नए बिजनेसेस करने के लिए, उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ओके, तो इसके लिए इनके लिए PSL जो है 75% है। ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है, इससे भी पूछा जाता है। एग्रीकल्चर का सेम है 18%। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का सेम है जो पहले वाला था 9.5, और 31 मार्च के बाद 10% हो जाएगा। मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 15% है एट मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे ये याद रखना एट मैक्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% सेम है। वीकर सेक्शन के लिए 15%, यहाँ पे ज़्यादा है। ओके ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीकर सेक्शन के लिए 11.2% था कमर्शियल बैंक्स का, लेकिन 31 मार्च के बाद 12% कर देना था। लेकिन RBI का, ये RRB का है हमारा 15% है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इनका PSL टारगेट है 50%, जो कि मार्च 2024 के बाद 75 हो जाएगा और मार्च 2023 के बाद 60% हो जाएगा। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगले साल जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये 50 से बढ़ के, इस साल अगर एग्ज़ाम होता तो ये इसका करेक्ट आंसर अगर इस पर पूछा जाता तो 50% होता, अगले साल एग्ज़ाम देंगे तो 60% होगा, और 2024 में अगर कोई एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए 75% हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, पहले से ही बता दिया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% फिक्स किया गया है ऑफ द ANBC और CEOBC। ओके, वीकर सेक्शंस के लिए 11.2%, जो कि 12 हो जाएगा 31 मार्च के बाद। नॉट परमिटेड टू लैंड टू फार्मर्स कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है फार्मर कोऑपरेटिव्स को लोन नहीं दे सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही क्या होती हैं, तो जो फार्मर मिलके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं उनको जो है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लोन नहीं दे सकती है, ये इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी फ्लैग कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो ये हो गया। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या रेगुलेशन है, इनके लिए भी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग 75% है। एग्रीकल्चर लैंडिंग सेम है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए सेम है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सेम है जो पहले था। वीकर सेक्शंस के लिए भी सेम है। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया हमारा, ये RRB हो गया हमारा। अब देखिए बहुत सारे जो टारगेट्स हैं वो सिमिलर हैं, बस ये डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक्स का जो ये जो PSL है ये 40% है। बाकी एग्रीकल्चर का जिसमें भी है वो सेम है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का एग्रीकल्चर में टारगेट नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का है, जिसका जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर का टारगेट है वहाँ पे 18% ही है। जहाँ जहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जहाँ एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का तो होगा ही, वो 9.5% है। ओके, अब फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस, पहले हमने क्या पढ़ा था, फॉरेन बैंक्स एंड डोमेस्टिक बैंक्स विथ मोर देन 20 ब्रांचेस। अब यहाँ पे फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस, उनको जो है ये छोड़ो, इसको डिलीट कर देना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो फॉरेन बैंक का है ऊपर से, चलो देख ही लेते हैं। 40% है इनका, ANBC तो 40% ही है। उसमें जो मिनिमम 8% सारे कैटेगरीज को करनी है, जो भी कैटेगरी है ना, एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में मिनिमम 8% सबके लिए करना है। और मैक्सिमम आप 32% जो है आप एक्सपोर्ट के लिए कर सकते हो, मैक्सिमम। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है बोला है RBI ने, ये जब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शुरू हो गई थी ना, उसके बाद ये देखा गया था कि बैंक ओवरऑल तो अपने टारगेट्स अचीव कर ले रही हैं जैसे तैसे। ओके, जहाँ कम हो रहा है वहाँ RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा हो जा रहा है पैसा। ओके, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ये देखा गया कि यूनिफॉर्म लैंडिंग ऑल ओवर द इंडिया नहीं हो रही है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो जो टारगेट्स हैं पूरी तरह अचीव हो रहे हैं, इवन टारगेट से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है बिल्कुल भी लोन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। फिर अगेन प्रॉफिट चाहिए बैंक को, तो ऐसी जगह क्यों लोन देंगे ना, भले ही टारगेट सेट है तो वो टारगेट हम ऐसे जगह पे पूरा करेंगे जो हमें रिटर्न वापस कर सके। लेकिन जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पैसा लगाना या लोन देना, वहाँ से जिनको लोन देंगे उनको, उनके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम होता था लोन। ओके, इससे क्या हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी हो गई।
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कम डेवलपमेंट होने लगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई ने एक और गाइडलाइन लेके आया। उसने बोला कि आरबीआई ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो है चुन लिए और उनको पब्लिश करती है। ओके, उसमें से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब दो लिस्ट निकालती है। एक लिस्ट होता है हमारा जिसमें कि टारगेट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोन हो रहा है, और एक में बहुत ही कम लोन हो रहा है। दो लिस्ट होती है। ओके, अब यहाँ पे आरबीआई क्या कहती है कि जहाँ पे कम लोन हो रहा है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके, वहाँ पे जो पर कैपिटा, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है, ओके, उसको डिवाइड करेंगे, जो लोन टोटल दिया है पीएसएल में बैंक ने, उसको डिवाइड करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा लोन निकल आता है। दो जो जहाँ पे, अब जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में कम लोन दिया जा रहा है, ओके, वहाँ पे अगर 6,000 रुपये से कम है पर कैपिटा लोन, ओके, तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट उस डिस्ट्रिक्ट के लिए 125% इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगले साल जितना भी टारगेट था उसके 125% इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मतलब 100 करोड़ टारगेट था तो 125 करोड़ हो जाएगा। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा लोन हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लोन वाले लिस्ट में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 25,000 पर इंडिविजुअल लोन, 25,000 रुपीज़ पर इंडिविजुअल से ज़्यादा लोन हो रहा है, तो उसका टारगेट जो है 10% डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये था इसमें, इसको जो रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के अंदर लोन दिए जाएंगे बैंक द्वारा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये चेंज होता रहता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखेंगे, जब हम नाबार्ड की स्कीम देखेंगे ना, उसमें सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। ये जो आरबीआई जो है ये ईयर ऑन ईयर जो है चेंज करता रहता है, ये बैंक रेट पे डिपेंड करता है, रेपो रेट पे डिपेंड करता है, तो इसको याद करने का उतना जरूरत नहीं। और अभी तो रिसेंट रेगुलेशन के हिसाब से जो है आरबीआई ने बोला इसको डीरेगुलेट कर दिया है, बैंक अपने हिसाब से तय कर सकती है। हालांकि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली बनाए हैं रूल कि इतना ही होगा, जैसे कि हमारा केसीसी हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके लिए रूल बना हुआ है। इसी तरह बहुत सारे लोन हैं जो हम नाबार्ड वाला जब पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। ओके, तो बेसिकली इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है, और आरबीआई जो है रेगुलेशंस जो हर बाई मंथली रिपोर्ट होती है आरबीआई की, उसके हिसाब से बैंक रेट डिसाइड होता है, और फिर बैंक जो है अपना फ्री है जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर एरिया में वो ये है कि 25,000 तक का कोई भी लोन होगा ना, उसके ऊपर कोई सर्विस चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, ओके, ये या कोई भी लोन रिलेटेड कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ओके, ठीक है, इंटरेस्ट तो लगेगा बट ये सर्विस चार्जेस नहीं लगेंगे 25,000 तक के लोन के लिए। ओके, अब स्मॉल एंड, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने देखा था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जो लोन है उसमें से 9.5% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना होगा बैंक्स को। ठीक है, अब ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमने देखा, हमको पता है कि 1 हेक्टेयर से कम जिसका लैंड है वो मार्जिनल हो गया, और एक से ज़्यादा और 2 से कम जिसका लैंड है वो स्मॉल फार्मर हो गया। इनको आप कितना भी लोन दो वो तो मार्जिनल, ये इस कैटेगरी में फिट बैठ जाएगा। ओके, इसके अलावा जिनके पास ज़्यादा भी ज़मीन है, ओके, इसके अलावा जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या कम ज़मीन है, 2 लाख तक का हर एग्रीकल्चर लोन जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अंदर कंसिडर करेगी आरबीआई। ओके, उसमें ज़मीन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, 2 से ज़्यादा दे रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं तो उसमें ज़मीन का क्राइटेरिया जो भी मैंने भी बताया था उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन 2 लाख तक का लोन जो है चाहे ज़्यादा भी ज़मीन हो तो उसको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को लोन देते हैं जिसमें कि 75% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ओके, तो उसको भी जो है इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ओके, अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज क्या होते हैं? देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो नाम से ही पता चल रहा है कि जो फार्मर जो फार्मर हैं
जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे फार्मर जो खेती कर रहे हैं, उन्होंने एक साथ आए और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मतलब एक साथ आए और एक उन्होंने कंपनी बना ली, रजिस्टर करा दिया कंपनी को, ठीक है। ऐसे ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे ही ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोऑपरेटिव भी दिया हुआ है ना। ये जो है कोऑपरेटिव्स के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव में गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज़्यादा होता है। इसको अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है। इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम होता है, एक कंपनी की तरह काम करती है, ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ओके। और जो है ये प्रोड्यूसर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जो प्रोड्यूसर है मतलब एक तरह के लोग ही मिलके इसको बनाते हैं, ओके। तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको भी हम जो आगे आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। जो आज का हमारा टॉपिक है वो तो केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, तो उस पर ही फोकस रखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव को में अगर 75% पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की है, तो उस पर्टिकुलर ऐसे एफपीओस या कोऑपरेटिव को जो लोन दिया जाएगा उसको भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अंदर लोन में कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 पॉइंट। अब देखते हैं एग्रीकल्चर लैंडिंग के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो है 3 तरह की लोन दे सकते हैं, फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए, ओके। फार्म क्रेडिट मतलब केसीसी हो गया, जो लोनी फार्मर है उसको लोन चुकाने के लिए, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन जो होते हैं उसको चुकाने के लिए, इम्प्लीमेंट परचेज करने के लिए, क्रॉप लोन हो गया, ओके, सोलर पंप लगाने के लिए, ये सब के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सॉइल कंजर्वेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब लगाने के लिए, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए जो लोन होता है, ओके, वर्मी कंपोस्टिंग, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ये सब यूनिट्स को डेवलप करने के लिए, ओके। एंसिलरी एक्टिविटीज़ हो गया, एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस सेंटर्स, ओके। इन सब के ऊपर जो लोन का क्राइटेरिया है ये सब हम पढ़ेंगे नाबार्ड वाली स्कीम्स में। फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ये सब आता है एंसिलरी एक्टिविटीज़ में। अब देखते हैं फार्म क्रेडिट वाले में। फार्म क्रेडिट में दो पार्ट हैं इसमें। अब ये फार्म क्रेडिट जो है, फार्म क्रेडिट के बारे में, फार्म क्रेडिट के अंदर किस किस चीज़ के लिए लोन मिलता है, किनको, इंडिविजुअल फार्मर्स को यानी अकेला फार्मर, या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, यानी कि एक 2-4 फार्मर जो है आपस में मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बना देते हैं, उसके बाद लोन के लिए जाते हैं बैंक के पास। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप या JLGs क्या होते हैं, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। ये डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए हमको बस ये याद रखना है कि ये जो फार्म क्रेडिट के अंदर इनके लिए क्या नियम है, ओके। प्लस प्रोप्राइटरशिप फर्म्स ऑफ द फार्मर, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब एक छोटी कंपनी या 1 या 2 लोग मिलकर चलाते हैं, उनके नाम से ही है, ओके। इसमें जो है ये कंपनीज एक्ट के अंदर ही इसका भी डेफिनेशन है, ओके। ये बड़ी कंपनीज नहीं होती जिसका कि शेयर बाज़ार में या शेयर मार्केट में कोई लिस्टिंग हो, ओके। इनके लिए रेगुलेशंस भी थोड़े हल्के होते हैं, ओके। तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म्स अगर कोई फार्मर अपना खोलता है, ओके, ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर एंड एरीड एक्टिविटीज़ में अगर ये लोग हैं, तो इनको किन चीज़ों के लिए लोन मिलेगा। पहला मिलेगा शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स, मतलब खेती करने के लिए, ठीक है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एरीड एक्टिविटीज, जैसे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी खरीदने के लिए। प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी मिलता है, जैसे कि जो सब्जियां या तो फल हार्वेस्टिंग के बाद कुछ स्प्रेइंग, क्लीनिंग वगैरह होती है ना, ग्रेडिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ये सभी पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ में आते हैं। प्रोसेसिंग नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड फार्म, प्रोसेसिंग किस में होती है, एंसिलरी एक्टिविटीज़ में, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इनडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, यानी किसी प्राइवेट जगह से लोन लिया है और उसको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उसको वो लोन चुकाने के लिए भी बैंक जो है लोन दे सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड, लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर परचेज ऑफ लैंड, जिनके पास लैंड है उनको खेत खरीदने के लिए पैसे, ओके। वो खेत किस लिए यूज होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए। इसके अलावा सोलर पंप्स लगाने के लिए,
ओके, इरिगेशन के लिए आप बिजली वाला नहीं, सोलर से चलने वाला पंप्स लगाइए, या तो आप ऐसा कीजिए कि जो हमारा बिजली से कनेक्टेड पंप है, ठीक है, उसको ही सोलर से चलने लायक भी बनाया जाए, ठीक है। बैरल लैंड्स पे जो आपका यहाँ पे सॉरी बैरल लैंड्स पे जो है सोलराइजेशन के लिए इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्लांट ऑन बैरन लैंड्स, ओके। लैंड अगेन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये से ऊपर जो दिए हैं इनके लिए कितना भी लोन दिया जा सकता है बैंक अपने, और बैंक इज़ फ्री टू डिसाइड। बट यहाँ पे जो है लोन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके। इसमें क्या होता है, जो किसान जो होते हैं वो उन्होंने कुछ उगाया तो वो तुरंत मार्केटिंग नहीं करके हो सकता है कि किसी वेयर हाउस में जमा कर दें, तो वो वेयर हाउस वाला उनको एक रिसिप्ट देगा कि आपके पास हमारा इतना हमारे पास आपका इतना वीट जमा है, इसकी वैल्यू ये है, ओके। तो उस बिल के ऊपर, ओके, उस रिसिप्ट के ऊपर भी जो है लोन मिलता है, दैट इज अप टू 50 लाख एंड 75 लाख, ओके। अगर NWR है, वेयर हाउस रिसिप्ट है, तो 50 लैक्स, ओके, 75 लैक्स मिलेगा। अगर वेयर हाउस रिसिप्ट नहीं है तो 50 लैक्स मिलेगा, ओके। ये तो हो गया इंडिविजुअल फार्मर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव फार्मर्स, ओके, इनके लिए क्या है, इन सभी को जो है ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए लोन मिलेगी, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इनको कुछ चीज़ों के लिए कितना कितना लोन मिलेगा। जैसे क्रॉप लोन वगैरह हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए मैक्सिमम 2 करोड़ मिलता है इनको, ओके। FPOs को कितना लोन मिलेगा, अपने अपने ही कंपनी के अंदर, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद आपस में मिलकर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन मिलाया, तो उसको, तो ये खुद ही अपने ही फार्मर्स का उन्होंने जो उगाया है उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग एक साथ मिलके कुछ उगाते हैं और एक साथ बार्गेनिंग करते हैं तो ज़्यादा दाम मिलता है ना, तो ये अपने ही मेंबर्स के उगाए हुए प्रोड्यूस को खरीदती है एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। अगर ऐसा करते हैं तो उस चीज़ के लिए, उसको खरीदने के लिए इनको मैक्सिमम 5 करोड़ का लोन मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर परचेज ऑफ द प्रोड्यूस, ये भी 5 करोड़ ही है, ओके, दोनों के लिए 5 करोड़ है। प्लेज हाइपोथिकेशन वाला सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया फार्म लोन के बारे में। अब देखते हैं लैंडिंग टू एंसिलरी एक्टिविटीज़, ठीक है। एंसिलरी एक्टिविटीज़ के बारे में क्या क्या लिमिट्स हैं इसमें, लोन्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स, ये 5 करोड़, ये तो चलो उसमें आ गया, इसको काट दीजिए बच्चों। ये एंसिलरी एक्टिविटीज़ में लोन फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए 100 करोड़ है। फूड प्रोसेसिंग के लिए पर बोरोवर फ्रॉम द इंटायर बैंकिंग सिस्टम, देखिए एक ही बोरोवर दो बैंक से भी लोन ले सकता है, कितने भी बैंक से लोन ले सकता है, तो ये सबको जोड़ करके मैक्सिमम 100 करोड़ होना चाहिए, ओके। स्टार्टअप्स, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नए नए स्टार्टअप्स बनेंगे उनको मैक्सिमम 50 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़, ये यहाँ पे भी मैंने दे दिया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा, ओके। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ लिमिट है पर बोरोवर फ्रॉम द इंटायर बैंकिंग सिस्टम, ओके। अब ऑन लैंडिंग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स जो हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे कि जो RRBs हो गए, डोमेस्टिक बैंक्स हो गए, है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को पैसा देते हैं कि आप जो है प्रायोरिटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कीजिए, ओके। इस पैसे को आप प्रायोरिटी सेक्टर में लोन में दीजिए। ये ऐसा कब करते हैं बैंक, जब उनको कस्टमर्स नहीं मिल रहे होते या तो उनके टारगेट पूरे नहीं हो रहे होते हैं, तो ये करना भी RBI ने अलाउ किया है, बट कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्त है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ टर्म लोन पर बोरोवर शुड बी 10 लाख। मान लो कि किसी बैंक ने NBFC या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पैसा दिया, ठीक है, कि वो बैंक की तरफ से प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दें, ओके,
तो उस पैसे को जो है ये एनबीएफसी जो लोन देगी वो मैक्सिमम 10 लाख देगी पर बोरोवर फॉर टर्म लोन के लिए, ठीक है, जो लंबे टाइम का जो लोन होता है उसके लिए। और मैक्सिमम 5% टारगेट को मीट करने के लिए ही बैंक ऐसा कर सकती है। 40% टारगेट है ना बैंक के पास, ओके, इसको 5% टारगेट्स को ही मीट करने के लिए बैंक ऐसा कर सकती है, ओके। अब ये एनबीएफसीज क्या होते हैं? एनबीएफसीज क्या होते हैं? ये इनका मेजर काम जो होता है एनबीएफसीज का वो होता है लोन देना, ठीक है। ये डिपॉजिट्स नहीं लेते, जैसे बैंक में हम अपना पैसा डिपॉजिट भी करते हैं ना, लॉकर्स भी होते हैं, लोन भी लेते हैं, है ना। तो ये डिपॉजिट फैसिलिटीज़ इनके अंदर इनमें नहीं होती, ये केवल लोन देने के लिए होते हैं। ये मार्केट से पैसा उठाते हैं सस्ते ब्याज दर पे, जैसे बैंक से पैसा लिया सस्ते ब्याज दर पे, और उसी पैसे को आगे चल के इन्वेस्ट करते हैं किसी मोर प्रॉफिटेबल जगह पे, ओके। तो अपने टारगेट को मीट करने के लिए बैंक ऑन लैंडिंग भी कर सकती है, ओके। उसके लिए ये 2 लिमिट्स तय किए गए हैं, ओके। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है 5%, ओके। 5% टारगेट को ही मीट करने के लिए ऐसा कर सकती है बैंक, ओके। अब देखिए लोन तो दिया, अब इसमें शॉर्टफॉल होता है, तो अगर मीट नहीं कर पाती है बैंक तो जो पैसा जो मीट नहीं कर पाया वो जमा होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के पास, ठीक है, जो नाबार्ड ने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो नाबार्ड इस फंड में जो पैसा है उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करती है, ठीक है, किसके लिए? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती है नाबार्ड। तो आरआईडीएफ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नाबार्ड की स्कीम्स पढ़ रहे होंगे, नाबार्ड के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तब, ओके। इसके अलावा भी कोई और भी फंड जो कि नाबार्ड या नेशनल हाउसिंग बोर्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड, इस सब में जो जहाँ भी आरबीआई बोलेगी उनको देना पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है ये आरबीआई फिक्स करती है टाइम टू टाइम, ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर पूरा जो हमें जानना था अपने आईबीपीएस के प्रिपरेशन के लिए। ये इसके बाहर से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो बहुत टफ क्वेश्चंस में उसकी गिनती होगी, ओके। तो उसको आप अगर आप छोड़ते भी हो वो तो नहीं आएगा। अभी देखते हैं हम लास्ट ईयर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सवाल कहाँ से आते हैं, ओके। ये सारे क्वेश्चन 5 सवाल हैं जो पिछले सालों में पूछे गए थे, ओके। पहला है, ये आप खुद ही सॉल्व करिए, देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट लोन लिमिट पर बोरोवर from the entire banking system for food and agriculture processing। फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए पर बोरोवर कितना मैक्सिमम लिमिट है तय किया गया है पीएसएल के अंदर, कितना है बताइए? दैट इज 100 करोड़, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर लैंडिंग टू एग्रीकल्चर by scheduled commercial banks with 20 or more branches? सिंपल है 18%, बट 18% ऑफ PSL और 18% ऑफ ANBC, यहाँ पे ANBC होगा, ओके। तो ये 18% ऑफ ANBC है, ओके। तीसरा है, ये जो क्वेश्चन जो है यही पूछे गए थे, ऑप्शंस क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ऑप्शंस जो है चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हो सकता है अलग हो एग्जाम में एक्चुअल, और एक्चुअल क्वेश्चन का लैंग्वेज भी अलग हो, ओके, लेकिन क्वेश्चन यही थे ओवरऑल। तीसरा क्वेश्चन है, टारगेट फॉर लैंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर बाय बैंक्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम ऑफ आरबीआई। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कितना टारगेट है? 9.5%, ठीक है। 9.5% ऑफ द टारगेट अंडर एग्रीकल्चर, 9.5% ऑफ ANBC नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर 9.5%। यही अगर क्वेश्चन 31 मार्च के बाद आता तो इसका सही आंसर हो जाता 10%। अभी के लिए बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, what is the maximum limit of loan against pledge and hypothecation of agriculture produce on negotiable warehouse receipt प्रोड्यूस करने के ऊपर कितना मिलता है? ये हमने देखा था, इसका जो है 75 लाख, अगर रिसिप्ट नहीं है तो 50 लाख तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम टू FPOs? ये इस साल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2023 में जो हमने मेंस दिया था, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम टू FPO
or FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce at predetermined prices. इसका क्या होगा, ये देती है, इसका जो है मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़। ओके, तो ये था दोस्तों PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।